हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स शाला में हम बात करने वाले हैं डीपीपी नंबर 6 के बारे में, जो कि लेक्चर 5.7 पर बेस्ड है। ये लेक्चर आपको फोटोनिक्स चैनल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर अशोक सर जो हैं ऑप्टिक्स की पूरी जो है लेक्चर्स ले रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको डीपीपी नंबर 6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ कंटेनर एंड वाटर इज फिल्ड inside it up to 4 meter, then the depth at which coin is observed from water surface will be। इसमें बोला गया है कि कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक कॉइन रख दिया गया है। आंसर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो कंटेनर है, कंटेनर में फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, इस कंटेनर में एक कॉइन हमने रखा है इस जगह पर। ठीक है, कॉइन रखा है और इसके अंदर 4 मीटर तक पानी भर दिया गया है। 4 मीटर तक हमने पानी भर दिया है। ठीक है, ये कॉइन है यहाँ पर और ये वाटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें बताया गया है कि 4/3 है। तो हमें बताना है कि जो कॉइन कहां पर ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व होने का मतलब है उसकी एपरेंट डेप्थ, अगर कोई बंदा ऊपर से देखेगा तो उसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी। तो इसकी एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला जो है हमें बिल्कुल पता है। तो देखो एपरेंट डेप्थ के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब देखो आपने क्वेश्चन में लेक्चर में सर ने बताया भी होगा कि यहाँ पर ऊपर क्या कौन सा मीडियम है, एयर, और ये कौन सा मीडियम है, वाटर। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको N1 मान लेंगे और इसको N2 मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मेरे को यहाँ पर एपरेंट डेप्थ निकालनी है। तो बहुत आसान सा तरीका है एपरेंट डेप्थ निकालने का। जो आपके पास रियल डेप्थ है 4 डिवाइडेड बाई इस पर। अब देखो न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से थोड़ा सा और छोटा अगर इसको कर दें हम, जैसे एक तो सर ने आपको बताया ही था कि N1 डिवाइडेड बाई N2 कर लो और उसके बाद जो रिफ्रैक्ट जो भी एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ जो है उसको लिख के उससे से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। वो भी है ही सही तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर एक और छोटा सा और तरीका मैं बता देता हूँ फटाफट से आपको। ठीक है, फिर आप जैसा जो आपको सही लगे उस तरीके से आप निकाल लेना। इसका जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसका फाइनल आंसर आने वाला है 3C ऑप्शन जो है इसका फाइनल आंसर है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आप अगर और छोटा करना है तो आप क्या करो, एक n रिलेटिव या n डेंसर डिवाइडेड बाई n रेयरर वाला निकाल लो। यहाँ पर डेंसर और रेयरर निकालोगे तो डेंसर क्या है 4/3 डिवाइडेड बाय रेयरर, तो ये 4/3 यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, चाहे ये डेंसर ऑब्जर्वर ऊपर है तो ऊपर वाले मीडियम और इस नीचे वाला जो मीडियम है, इन दोनों मीडियम में से जो भी डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड करके ND डिवाइडेड बाई NR लिख लो। वो तो ND आपको दिया है, D मतलब डेंसर मीडियम, NR मतलब रेयरर मीडियम। तो 4/3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3। अब आपको क्या करना है, यहां पर 4/3 जो ये टर्म आई है ना इस तरह से, इसको या तो आपको जो रियल डेप्थ है, रियल जो डेप्थ है उससे या तो मल्टीप्लाई कर देना है या फिर डिवाइड कर देना है। तो आप अगर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो बस इतना सा चीज ध्यान रख लो कि अगर कॉइन जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसके लिए हम रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ निकाल रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो डिवाइड कर दो और अगर रेयरर मीडियम में है तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई डेंसर मीडियम में है तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से डिवाइड कर दूंगा। तो डी एपरेंट जो आएगी हमारे पास वो हो जाएगी 4/4 इंटू 3, तो ये 3 मीटर आ जाएगी। दोनों से सेम निकल कर आता है। ये मुझे लगा कि आपको एक बार और बता देना चाहिए दूसरी, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी हो जाती है। ठीक है ना, आप अदरवाइज फिर जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर इसका C आ जाएगा 3। ठीक है, क्या किया मैंने दोबारा से इस क्वेश्चन में बता देता हूं, आगे हो सकता है मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही करूं और मे बी ये शायद आपको और टाइम आपका बच जाए। बस आपको क्या करना है, 2 मीडियम होंगे, दोनों में से जो डेंसर है डेंसर डिवाइडेड बाय रेयरर मीडियम कर देना है दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो जो वैल्यू आएगी एक टर्म निकल कर आ जाएगी, उस वैल्यू का क्या करना है। अब आपको अगर एपरेंट डेप्थ निकालनी है तो रियल डेप्थ से या तो आप उसको डिवाइड करो या उसको मल्टीप्लाई करो। डिवाइड कब करना है, अगर आप डेंसर मीडियम में, कॉइन जो है वो डेंसर मीडियम में रखा है तो डिवाइड करना है। डेंसर
डिवाइड, है ना, ऐसे ध्यान रख लेना, और रेयरर में है तो मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पर ये वाटर पॉइंट दिया हुआ है मान लो, और इसमें कोई फिश जो है वो नीचे है, इस जगह पर कोई फिश इस तरह से है, ठीक है, ये कोई फिश यहाँ पर है सपोज, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर जो है ऊपर से देख रहा है, मैं सिर्फ आंख बना देता हूं। अब इसमें बोला गया है कि वाटर डेप्थ इफ द रियल, यहाँ पर जो है इस ऑब्जर्व पर्सन को जो इसकी फिश की जो डेप्थ लग रही है उसको पता, जो उसको फील हो रहा है वो क्या है कि उसको लग रहा है कि 2 मीटर डेप्थ पर है। जो फिश है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि 2 मीटर की डेप्थ पर है। अब उसको लग रहा है, इसका मतलब पर्सन को तो सिर्फ अपरेंट डेप्थ का ही पता चलेगा। इट मीन्स हमारे पास जो डी अपरेंट है, डी एप का मतलब मैं लिख रहा हूं अपरेंट डेप्थ कितनी दी हुई है, 2 मीटर। अब आपको यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n4 5/4, और ऊपर है एयर, इसके लिए हो जाएगा n1, ठीक है, ये रेयरर और ये डेंसर। तो अब मुझे क्या निकालना है, यहां पर मुझे निकालना है रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ तो रियल डी रियल मुझे निकालनी है। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, डी अपरेंट में लिखूंगा डी रियल, और यहां पर अगर हम बात करें तो मैं एक यहां पर थोड़ा जल्दी करने के लिए डी एन डेंसर और एन रेयरर निकाल लेता हूं। एन डेंसर हो गया 5/4 और ये 1, और यहां पर 5/4। अब क्योंकि फिश है ऑब्जेक्ट, तो फिश कहाँ है, डेंसर मीडियम में, इसलिए यहां पर 5/4 आ जाएगा। अब आपको ये चीज पता है, ये चीज आपको पता है और ये निकालनी है, तो कैसे निकाल लोगे, डी अपरेंट है 2, डी रियल आपको निकालना है, और 5/4, तो इससे कैंसिल आउट करो ये 2, तो डी रियल जो होगी वो कितने निकल कर आ जाएगी, 5/2 मतलब 2.5 मीटर ये निकल कर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो डी आंसर इसका आने वाला, ऑप्शन डी इसका आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो छोटी सी ट्रिक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से करो, मुझे लगा एक और आपको तरीका बता देना चाहिए, तो हो सकता है आप इस तरीके से और थोड़ा जल्दी कर पाओ, ठीक है। आप अदरवाइज जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, इसका ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको सर ने भी करवाया होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पर ये वाटर है, ठीक है, इस वाटर में एक फिश है इस जगह पर, और ये यहां पर, और एक बर्ड इस जगह पर है, ये बर्ड फ्लाई कर रही है। बर्ड की यहां से हाइट जो है वो है 18 मीटर, और ये वाली जो एक्चुअल है ये है 12 मीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है द फिश इज ऑब्जर्व बाय बर्ड, मतलब फिश को ऑब्जर्व किया जा रहा है किसके द्वारा, बर्ड के द्वारा। यहाँ जो ऊपर बर्ड है वो इस फिश को ऑब्जर्व कर रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर तो ऊपर तो एयर है, नीचे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दिया है 4/3, एयर के लिए मुझे पता है कितना हो गया 1, और ये डेंसर मीडियम। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एन डी डिवाइडेड बाई एन आर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको, 4/3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा 4/3। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिश जो है, बर्ड फिश को कहां देखती है, तो बर्ड जो है यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस सेम ही रहेगी। फिश कहां है, वाटर में, तो वाटर में अपरेंट डेप्थ हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि बर्ड जो है उसको ये डेप्थ पर नहीं दिखाई देगी, उसको तो कम पे दिखाई देगी। तो हमें एक्चुअल में अब अपरेंट डेप्थ फिश के लिए निकालनी पड़ेगी कि ये कहां पर इसको एक्चुअल में दिखाई दे रही होगी। बर्ड को तो लग रहा होगा कि ये यहां पर नहीं है, बर्ड को कहां लग रहा होगा कि इधर कहीं पर है, बर्ड को लग रहा होगा कि ये इधर कहीं पर है, ठीक है ना। ये चीज भी हमेशा ध्यान रखो कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है ना तो उसकी अपरेंट डेप्थ हमेशा कम आएगी, और अगर ऑब्जेक्ट जो है रेयरर मीडियम में है और उसको कोई पर्सन डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी हाइट या डेप्थ जो है वो ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। तो यहां पर हमें ये चीज चेक करनी है कि ये डी अपरेंट हमें देखना पड़ेगा, ये डी अपरेंट कितना है। तो बहुत आसान सा तरीका है, डी रियल कितना है 12 मीटर डिवाइडेड बाय ये जो नंबर मैंने आपको बताया था, बताओ इसे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे।
डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसर में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो डिवाइड करते हैं इस नंबर से, और रेयरर में होता है तो मल्टीप्लाई। तो डेंसर में तो ये हो जाएगा 12/4 × 3 कैंसल, तो कितना हो गया डी अप्रेंट, अब 9 मीटर आ गया। मतलब ये वैल्यू जो आई, ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ चुकी है, ये वैल्यू मेरे पास 9 मीटर निकल कर आ चुकी है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा था कि बर्ड को फिश कहाँ दिखाई देगी, तो बर्ड को फिश यहाँ तो ना दिखाई देगी, बर्ड को तो ये फिश की ये वाली जो इमेज है एक्चुअल में ये दिखाई दे रही है। तो बर्ड के लिए तो क्या है, एपरेंट जो है उसको दिखाई जो दे रहा है, तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा 18 + 9, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 27 मीटर। 27 मीटर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। जैसे अगर क्रिटिकल एंगल 60 है तो 60.001 हो जाए। ये लगभग कई बार न्यूमेरिकली कैलकुलेशन के लिए 60 भी ले लेते हैं, है ना। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए दिया हुआ है रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो रे जो है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, सही है भाई। आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, ये चीज ध्यान रखना है। कई बार दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। बी ऑप्शन दिया हुआ है रे मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, नहीं, गलत हो जाएगा। रे मूव पैरेलल टू द इंटरफेस, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। मीडियम डज नॉट चेंज, नहीं भाई, मीडियम चेंज ही नहीं होगा तो फिर टीआईआर होने का सवाल ही नहीं होता। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कि रे मीडियम रे जो है वो कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, तभी जाके टीआईआर हो सकता है। ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयर मीडियम होगा, तभी जाके टीआईआर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है बेसिकली टीआईआर के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। टीआईआर के कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टीआईआर के प्रिंसिपल पर काम करती है। डायमंड जो शाइन करता है तो वो भी टीआईआर के प्रिंसिपल पर होता है। कैसे, क्योंकि डायमंड में रे जब एंटर करती है, लाइट एंटर करती है, तो डायमंड में कई सारे कट्स बने हुए होते हैं, उसकी वजह से उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अंदर एंटर करने के बाद रे के लिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर वो मल्टीपल टीआईआर होते रहते हैं। उसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए लाइट जो है अंदर ट्रैप हो जाती है और वो जो है डायमंड वो शाइन करने लग जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्रिज्म, बाइनोक्यूलर वगैरह और बहुत से कलाइडोस्कोप वगैरह और इन सारी चीजों में भी ये चीज टीआईआर यूज की जाती है। कई सारी चीजें जिनको हम टीआईआर का यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 5 जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है, सी यहाँ पर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं साथ ही। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स क्रिटिकल एंगल व्हेन। अब ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल अगर बन जाए तो क्या होगा, मतलब जब अब ये वाली सिचुएशन क्या होगी कि मतलब जब रे जो है डेंसर मीडियम से, ये तो नॉर्मल, जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाए, क्रिटिकल एंगल। आईसी में क्रिटिकल एंगल को बोल रहा हूं, तो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाती है। उस टाइम पर क्या होगा, जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाती है तो रे जो होती है वो पैरेलल हो जाती है। रे जो होती है वो जस्ट पैरेलल, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो अंदर चली जाती है। तो यहां पर दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम क्रिटिकल एंगल व्हेन रिफ्रैक्टेड रे मूव back in the denser medium, refracted ray move along the normal, refracted ray becomes parallel to the interface of two medium, और डी none of the। अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑप्शन भी सही लग सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल पर टीआईआर नहीं होता है। क्रिटिकल एंगल से जस्ट ज्यादा अगर एंगल हो गया तो टीआईआर हो जाएगा। न्यूमेरिकली जब हम देखते हैं तो हम फिर क्रिटिकल एंगल पर ही टीआईआर मान लेते हैं, क्योंकि जैसे 60 है तो 60.001 पर भी टीआईआर हो जाएगा, है ना। 60 पर क्रिटिकल एंगल है तो ये इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी।
कि पैरेलल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है एक डायग्राम, हमें ड्रॉ करके बताया गया है। इसमें रे जो है यहाँ पर वाटर है और एक रे आती है और इस तरह से हो जाती है। तो ये रे जो है ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेंसर मीडियम है ऑब्वियसली, जो हमें बोला भी गया है कि ये डेंसर है, और ये एयर यहाँ पर है जिसको हम रेयर मीडियम के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कोई रे अगर डेंसर से आ रही है और रेयर में जा रही है तो ये पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बेसिकली ये एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताना है। तो बहुत आसान सा तरीका है। अब देखो अभी तक TIR नहीं हुआ है तो आप चाहो तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन वाली इक्वेशन मतलब स्नेल लॉ भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान सा तरीका है। क्या लिखूंगा मैं यहां पर sin 60, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और sin 90 कितना हो जाएगा sin 60, तो ये n हो जाएगा √3/2 इक्वल्स टू 1 और ये 1। तो अगर मैं n की बात करूं तो ये होगा 2√3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा C। इसका जो ऑप्शन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? C ऑप्शन इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो। और अगर आपको वैसे भी क्रिटिकल एंगल पता है तो आप लिख सकते हो sin IC इक्वल्स टू n रेयरर डिवाइडेड बाई n डेंसर। अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता है किसी भी में, क्रिटिकल एंगल हमेशा दो मीडियम के लिए रहता है, तो IC sin IC आपको पता है तो NR मतलब रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है। इस ग्लास स्लैब में एक रे एंटर करती है A पॉइंट पर, है ना, 45 डिग्री के एंगल पर। तो इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं। ये एंटर यहां पर जो करती है तो यहां पर कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा होगा। फिर ये रे अंदर जाती है, लेकिन जो दूसरी फेस है इस सरफेस, दूसरा इस जो ग्लास स्लैब है इसका जो दूसरा फेस है वहां पर B पॉइंट पर इसका TIR हो जाता है। तो TIR हो जाता है तो देखो यहाँ पर अगर ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोनों मिलाएंगे तो ये तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये R है तो ये यहाँ पर 90 माइनस R बन जाएगा। सीधी सी बात। अगर ये R में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेता हूं तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए ये R है तो ये 90 माइनस R यहां पर बन रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। आपको पूछा गया है n के बारे में कि n कितना हो सकता है कि ये फिनोमिना पॉसिबल हो जाए। तो बहुत आसान सा तरीका है। आप ये देखो कि इसमें कितने फिनोमेना, क्या क्या चीजें हो रही है। एक A पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और B पर रिफ्लेक्शन TIR हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें पता है एट A, तो A पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के लिए मुझे पता है, मैं क्या लिखूंगा, साइन, बाहर एयर है सब जगह, तो साइन 45 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 इक्वल्स टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता ही करना है तो इसको n मान लेते हैं, और साइन r। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू n साइन r। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं √2n और साइन r। इसको मैं आगे यूज करने वाला हूं। ठीक है, एक बार के लिए मैंने ऐसे निकाल के रख दिया। नाउ एट बी पॉइंट पर क्या हो रहा है? TIR। अब देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर TIR हो रहा है तो उसके लिए कैसे इक्वेशन बनती है। TIR के बेसिक्स इक्वेशन जो हमें कंडीशन पता है वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू IC, है ना, बेसिकली ज्यादा ही होना चाहिए। तो I की जो वैल्यू है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि ये कौन से ग्लास स्लैब किस मीडियम का बना हुआ है। तो इस जगह के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पर देखो ये रे B पॉइंट के लिए ये रे इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना है? 90 माइनस R। तो 90 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन IC।
ठीक है, ऐसे हमें लिखना ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको साइन लगा दो दोनों साइड, साइन लगा दिए इस तरह से, ठीक है। जब भी आप साइन लगा रहे हो तो ये जो बीच में जो भी साइन ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन है ये एज इट इज ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। साइन 90 माइनस आर को आप क्या लिख सकते हो, कोस आर, और साइन आईसी। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि साइन आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोस आर रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये आपको याद होना चाहिए कि साइन आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन रेयर और एन, किसका रेयर किसका डेंसर, यहां पर है, यहां पर टीआईआर हो रहा है ना, तो ये डेंसर और ये रेयर, ठीक है, बाहर एयर है और ये एन है। तो यहां पर कोस आर, अब देखो कोस आर की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन साइन आर तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर आर। तो कोस स्क्वायर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो जाएगा कोस स्क्वायर आर, और कोस स्क्वायर आर का अंडर रूट लेंगे तो कोस आर आ जाएगा। और ये एन आर एयर है बाहर तो, और ये एन डी मतलब एन हो जाएगा। अब यहां पर लिख दो फ्रॉम 1 से हमें पता है कि साइन आर की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 2 एन का स्क्वायर, और ये बड़ी 1 अपॉन एन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 और एन स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और दोनों साइड यहां पर 1 अपॉन एन स्क्वायर। मैंने क्या किया, अंदर को सॉल्व किया और दोनों साइड, बाहर दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया। बाहर दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर ग्रेटर देन, और इधर क्योंकि इधर स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा और इधर 1 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा और सोल्व करें अगर इसको, तो इसको सोल्व करोगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी ये ग्रेटर, और ये एन स्क्वायर ऐसे बनेगा, और ये 1 ये बन जाएगा, यहां पर इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 2 एन स्क्वायर, ये इधर गया और एन स्क्वायर। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास 3/2 एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर ग्रेटर देन 3/2, मतलब एन की जो वैल्यू है वो रूट 3/2 से ज्यादा होनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, ये पूरा मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन है मैथ्स की, तो एन ग्रेटर देन आता है अंडर रूट 3/2। कई बार हम इक्वल्स टू भी ले लेते हैं, उसकी कंडीशन में बता दूंगा। तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये 1.22 समथिंग कुछ वैल्यू निकल कर आती है, ये अप्रोक्स वैल्यू आती है 1.22 समथिंग एन की। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर एन की वैल्यू इस अंडर रूट, यानी कि एन की वैल्यू 1.22 से ज्यादा हुई तो ये फिनोमिना पॉसिबल है, और अगर एन की वैल्यू इससे कम हुई तो ये फिनोमिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर हम देख लेते हैं बेसिकली। तो एन, अब ऑप्शन इसके हिसाब से देख लो। ए ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें एन दिया हुआ है आपको 1.1, बी ऑप्शन जो दिया है उसमें 1.5, सी ऑप्शन जो दिया है उसमें 1.20, और एन ऑप्शन जो डी ऑप्शन दिया है उसमें 1.15। तो हमें एन ऐसा सेलेक्ट करना है जो 1.22 से ज्यादा हो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक सरफेस दी हुई है, कर्व सरफेस दी हुई, स्फेरिकल सरफेस। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि है 30 सेंटीमीटर पर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बोली गई है 20 सेंटीमीटर। इधर भी एयर है, यहां पर भी एयर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू दी गई है 1.5। हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मूला हमारे पास, आसान सा फॉर्मूला हमारे पास है। इसमें क्या होता है, n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। n2 का मतलब यहां से रे आ रही है और इधर जा रही है, तो ये, और जो मीडियम है तो मीडियम इसके लिए ले लेंगे, तो यहां पर ये 1.5, तो ये देखो n1 क्या होता है, n1 होता है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 उसके अलावा वाला दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और फिर रे
जो इधर जा रही है, तो बेसिकली यहाँ पर जो ग्लास में एंटर कर रही है ना, वो रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रहा है एक्चुअली में, ग्लास में एंटर, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखोगे तो ग्लास में एंटर कर रही है, तो N2 जो हो जाएगा वो इसके अलावा फिर बचा हुआ होगा, तो N1 जो है वो तो एयर हो गया। U आपको लेना है 30, तो ये -30 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस तरफ यहां से कंसिडर करोगे तो इस तरफ चलोगे, जैसा कि आपको बताया होगा, तो इधर चलोगे तो ये नेगेटिव। N2 की वैल्यू 1.5 -1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर 20+1, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है और यहां से इधर जाओगे तो पॉजिटिव में ही चल रही, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, थोड़ा कंफ्यूजन से बचने का तरीका भी बता देता हूं। यहां पर ये अगर आपने यहाँ 1.5 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ पे भी 1.5 -1 ही होगा, ठीक है। अगर आपने इधर 1 लिखा है और इधर 1.5 लिखा है, तो यहाँ 1 - 1.5 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आगे पीछे, ये यहाँ 1.5 लिखा है लेकिन आपने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1.5 1 है और यहाँ आपने 1 - 1 तो फिर इसका मतलब या तो आपने इधर कुछ गलती करी है या इधर कहीं गलती करी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.520 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होके इधर आएगा, अगेन माइनस हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 1.5 डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.520 माइनस 1/30। एलसीएम इसका लेंगे तो ये बनेगा कितना, एलसीएम दोनों का 60 आता है, 20 में 60 आता है 3 टाइम्स, तो 3 × 0.5 1.3 × 0.5 जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 1.5 माइनस, और 30 में 60 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो 2 × 2 ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाई v। तो 1.5 v इक्वल्स टू ये आएगा -0.5 और ये थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.5 × 60 डिवाइडेड बाई माइनस का, इसको सॉल्व कर दो 3 टाइम्स तो v की वैल्यू आएगी माइनस का 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक स्फीयर दिया हुआ है इस तरीके से, और इस स्फीयर में जो रेडियस है वो आपको बताई गई है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आपको बोला गया है कि इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। बाहर हर जगह एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इस जगह पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये है 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है, यहां से 30 सेंटीमीटर पर। तो अब क्या होगा, हमें बताना है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो एक्चुअली जब ये ऑब्जेक्ट है यहां से रे जाएगी, तो ये जो रे है ये दो तरह की सरफेसेस से पास होगी। एक तो ये यहां से इधर जाएगी और फिर इधर जाएगी, तो दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो जगह स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक इस जगह हो रहा है और एक इस जगह हो रहा है, मतलब हमें दो जगह इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो पहले वाली के लिए यहां फर्स्ट वाली जो सरफेस है इससे बनने वाली इमेज देख लेंगे, और वो इमेज इस सरफेस के लिए, इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं। तो यहां पर A इसको बोल देते हैं और B, तो एट A है ना, तो 1 हमारे पास हो जाएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ये N2 V1 में लिख रहा हूं A के लिए, है ना, माइनस N1 और U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R। तो N2 इसके अंदर का हो जाएगा, क्योंकि N1 अगर ऑब्जेक्ट वाला है तो इसके अंदर एंटर कर लिए, तो 3/2 सॉरी ये एयर होगी ना, तो ये तो हो गया 3/2 V1 माइनस 1 और U, 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R। अब इसके लिए देखोगे आप तो U की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 आ जाएगी, क्योंकि इस तरफ है ऑब्जेक्ट, यहां से देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है -30। R की बात करें तो R इस तरफ है, ये नेगेटिव है, तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, तो ये कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं तो 3/2V1 माइनस प्लस 1/30, इसको और सॉल्व करोगे तो ये 1/2 1/20 हो जाएगा।
3/2 माइनस 1, तो ये 1/2 बचेगा, 1/2 और ये वैल्यू 20 हो जाएगी। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 3v21 इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, तो 3/2v1 इक्वल्स टू 60, 3 माइनस 2 ये 1/60 है ना। तो v1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 सेंटीमीटर प्लस में आ रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है, इसकी वजह से, इस रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बन रही है वो इसके रेस्पेक्ट में 90 सेंटीमीटर प्लस में बन रही है। माइनस होता तो इधर बनती, प्लस है तो इधर, मतलब अंदर। तो अब देखो यहां से यहां तक का ये भी 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब बाहर कहीं बन रही होगी। तो मान लेते हैं कि ये इस जगह पर कहीं पर, इसकी वजह से जो इमेज है वो इस जगह पर कहीं पर बन रही है। I1 में बोल देता हूं फर्स्ट वाले की वजह से। तो यहां से यहां तक 90 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक तो 70 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। आप खुद सोचो, यहां से यहां तक अगर 90 सेंटीमीटर है तो ये तो 20 सेंटीमीटर, 10 10 20 हो गया, और ये 70 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है, ये इस रिफ्रैक्शन की वजह से ये सेकंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन रे तो आ इधर से ही रही है, ध्यान से समझेंगे अब। तो रे तो इस तरह से ही आ रही है ना। तो ये वाली साइड नेगेटिव और ये वाली साइड पॉजिटिव। तो अब देखो, अब इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट जो ये I1 है, ये I1 किसका काम कर रही? ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। तो ऑब्जेक्ट बाहर है, इसके रेस्पेक्ट में तो ये पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो सेकंड सरफेस के लिए अगर मैं लिखूं यहां पर 8b, b के लिए अगर मैं वापस यही फिनोमेना लिखूंगा n2 और v माइनस n1 u इक्वल्स टू n2 माइनस, फॉर्मूला ये लिखा मैंने r। अब n2 बाहर वाला है, n2 मतलब ये, तो ये 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, n2 मतलब रिफ्रैक्टेड रे बाहर जा रही है, तो इसका मतलब बाहर कौन सा मीडियम है? एयर है। v माइनस अंदर कहां से आ रही है? इस जगह से, तो यहाँ 3/2। और u क्या है? अब u को 90 मत रख देना, u बेसिकली ये है, ऑब्जेक्ट तो यही है, जो I1 है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन u जो हम मेजर करेंगे वो b से मेजर करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर है। तो ये कितना हो जाएगा? 70 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 और r इस तरफ आ रहा है सरफेस के लिए, तो माइनस का 10 हो जाएगा। थोड़ा सोल्व करोगे तो 1/v ये बनेगा 3/140, और ये वैल्यू जो आएगी आपके पास निकल कर आ जाएगी 1/20। ठीक है ना, माइनस 1/20, ये माइनस 1/2, 1 माइनस 3/2 1/2, और ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा इसको इधर लेके सोल्व कर देता हूं मैं। तो 1/v माइनस 3 इक्वल्स टू 3/140 प्लस 120, और सोल्व करोगे तो 140 इसका एलसीएम आएगा, 3 प्लस 20 में 140 आएगा 7 टाइम्स, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 140, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी वो इधर कहीं, इस जगह पर कहीं पर बन रही होगी। कहां पर? 14 सेंटीमीटर पर। यह है I2। ठीक है, तो ये सेंटर से यहां तक 10 सेंटीमीटर है। तो आप देख लो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था, यही पूछा है। अब देखो आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है। ए ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, 14 सेंटीमीटर है सेंटर से, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ बननी चाहिए ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो कि नहीं है। बी ऑप्शन 24 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो ये बेसिकली 24 सेंटीमीटर है सेंटर से लेफ्ट साइड में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस डीपीपी में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मैंने बढ़ाया है। ठीक है, तो डरो मत। अगर आपको थोड़ी सी थोड़ा सा दिक्कत हुई है तो कोई बात नहीं, रिवाइंड करो उसे और वापस से एक बार थोड़ा धीरे करके उसको देखो, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ चीजें जो है इसमें मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में एक नई चीज भी बताई है आपको। नई चीज से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी, ND डिवाइडेड बाई NR वाली। वो आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो सर ने करवाया उस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो बताना मुझे कितने क्वेश्चन इसमें हुए। फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे DPP 7 के साथ। थैंक यू वेरी मच।